हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में, उन उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और उनके समय होने वाले विभिन्न षड्यंत्रों के बारे में बताया। और ऐसी अराजक स्थिति जिसमें दिल्ली की केंद्रीय सत्ता लगातार दुर्बल होती चली जाती है और प्रांतीय राज्यों का उदय निरंतर होता चला जाता है, ऐसी दशा में भारत पर स्वाभाविक है जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो विदेशी आक्रमणकारी लालायित होते हैं। ऐसी स्थिति ने तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। अब ये तैमूर लंग कौन था, कहां से आया था, भारत पर क्यों आक्रमण किया था, उसके आक्रमणों की भयावहता क्या थी और उसने भारत पर आक्रमण करने के बाद हम देखते हैं भारत पर उसके क्या प्रभाव पड़े, इन सारी बातों की आज हम समीक्षा करेंगे। तो हम देखते हैं तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में होता है केस नामक शहर में, जो समरकंद से करीब 50 मील दूर माना जाता है और जिसे शहर ए सब्ज भी कहा जाता है, अर्थात हरित नगर कह सकते हैं जिसे हम। उसमें इसका जन्म होता है और जन्म के बाद हम देखते हैं इसके जो पिता थे अमीर तुर्गे, एक तुर्कों की जो बरलास तुर्क थे उनकी चगताई शाखा के अमीर थे। तो छोटी सी एक जागीर के प्रधान कह सकते हैं, छोटी सी जागीर के इसके प्रधान थे। अच्छा, हम देखते हैं जब उनकी मृत्यु उसके पिता की हो जाती है 1361 में, तो इसे अपने पिता का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए भीषण और अनवरत संघर्ष में अपनों से ही संघर्ष करना पड़ता है। लगभग एक दशक के संघर्ष के बाद ये पिता का उत्तराधिकार सही मायने में प्राप्त कर पाता है। उसी समय में हम देखते हैं कि 1369 में जो चंगेज खां के वंशज होते हैं मंगोल अंतिम शासक, 1369 में उनकी मृत्यु हो जाती है और समरकंद पर फिरोज इसके द्वारा तैमूर के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरह से समरकंद जो मंगोलों की राजधानी थी वो इसके हाथ में आ जाती है। फिर इसके बाद ये अपने पड़ोसियों से निरंतर भीषण और निर्मम युद्धों में लगातार अनवरत संलग्न हो जाता है। हम देखते हैं कि इसने फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मम युद्ध किए हैं, भयंकर विध्वंसक युद्ध किए हैं और इन युद्धों में बड़ी नृशंसता के साथ लोगों की हत्या की है। हम देखते हैं कि इसके पिता के द्वारा ही इस्लाम स्वीकार किया गया था और तैमूर अपने समय में इस्लाम का बहुत कट्टर पैरोकार स्वयं को घोषित करता है और इस्लाम की सेवा के नाम पर भयंकर अत्याचार करता है। तो हम देखते हैं मेसोपोटामिया में भी इसने, फारस में भी लगातार नरमुंडों के ढेर लगवाई हैं, मीनारें बनवाई हैं, भयंकर युद्ध किए हैं और इन युद्धों के बाद एक विशाल साम्राज्य का ये निर्माण करता है। हम देखते हैं कि चंगेज खां के लगभग 200 वर्ष बाद एक ऐसा शासक मध्य एशिया में दृष्टिगत होता है जो एक विशाल साम्राज्य का संगठन करता है और भारत पर भी चंगेज खां के आक्रमण की भांति इसके आक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये 1370 में समरकंद को प्राप्त करता है तो 1370 में समरकंद को प्राप्त करने के बाद लगातार 35 वर्षों तक इसने निरंतर युद्धों में रत रहा और कभी भी, ऐसा कहा जाता है, कभी भी किसी भी युद्ध में कहीं पर भी पराजित नहीं हुआ। 1370 के बाद से समरकंद की गद्दी प्राप्त करने के बाद कभी कहीं पराजित नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि 1397 में मैंने बताया आपको कि फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं, नासिरुद्दीन महमूद जो अंतिम सुल्तान था तुगलक वंश का और सही मायने में तुर्कों का भी इसे अंतिम सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं, और जो इसका वजीर होता है मल्लू इकबाल, सत्ता बहुत कुछ उसके हाथ में आ जाती है और इसका भी सही मायने में नुसरत खां के साथ में अनवरत दिल्ली में युद्ध चलता रहता है। नुसरत शाह
और नासिरुद्दीन महमूद, दो पैरेलल तुगलक वंश के शासक चलते हैं। ऐसी कंडीशन में सारे प्रांतीय राज्य, चाहे वो पश्चिमोत्तर के हों, चाहे गुजरात, मालवा, जौनपुर, दोआब के अधिकांश क्षेत्र, बंगाल, ये निरंतर स्वतंत्र होते चले जाते हैं। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि तैमूर आक्रमण के लिए प्रेरित होता है। तो हम देखते हैं कि 1397 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण का विचार किया। अब विचार क्यों किया, इसके बारे में तमाम बातें बताई जाती हैं, लेकिन स्वयं जो तैमूर ने बताया है इसके बारे में, उसे सर्वाधिक ऑथेंटिक मानना चाहिए, विश्वसनीय उसे ही माना जा सकता है। तो तैमूर ने स्वयं बताया है, तैमूर की जो तुझके तैमूरी है उसकी आत्मकथा जो है, उसमें उसने बताया है कि उसका भारत पर जो आक्रमण का उद्देश्य था, विधर्मियों से युद्ध, गैर मुस्लिमों से, काफिरों से, अर्थात हिंदुओं का विनाश करना, हिंदुओं को युद्ध के द्वारा समाप्त करना। और दूसरा जो उद्देश्य था, भारत की विपुल संपत्ति, अपार संपदा को लूटना। इसके उस उद्देश्य को जो दृढ़ता प्रदान करती है वो भारत की केंद्रीय शक्ति का पतन हो जाना। जब केंद्रीय शक्ति का पतन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उसे अपने उद्देश्य पूर्ति की और अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 1397 के अंत में जो इसका पीर मोहम्मद, जो इसका पौत्र होता है, काबुल से रवाना होता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। और भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं कि 1397 में तैमूर के द्वारा स्वयं ये लिखा गया है, स्वयं ये बताया गया है कि मेरे वजीरों ने मुझे सूचना दी कि भारत की जो आय है, जो रेवेन्यू है, वो 6 अरब है। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, और प्रत्येक 1 लाख चांदी के 1 लाख मिस्कल के बराबर है। ये स्वयं तैमूर लिखता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे धन के लिए वो लालायित होता है और 1397 के अंत में अपने पौत्र पीर मोहम्मद को भारत के लिए रवाना करता है। भारत की राजनीतिक अराजकता जो होती है, गृह युद्ध की स्थिति रहती है, केंद्रीय सत्ता का पतन हो चुका होता है, इस सब की तैमूर को सूचना देता है पीर मोहम्मद। क्योंकि पीर मोहम्मद निर्विरोध खैबर दर्रा से प्रवेश करता है, उसका किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है, वो उच्च पर अधिकार कर लेता है, उच्च की विजय प्राप्त करता है और मुल्तान शहर को घेर लेता है, मुल्तान की घेराबंदी करता है। और मुल्तान की घेराबंदी दीर्घकालिक चलती है, लगभग 6 महीने तक चलती है। ऐसी स्थिति में पीर मोहम्मद क्या करता है, तैमूर से मदद मांगता है, अपने ग्रैंडफादर से मदद मांगता है कि मुल्तान पर फतेह करने के लिए उसे सैनिक मदद प्रदान की जाए। ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि मार्च 1398 में तैमूर समरकंद से कूच करता है, हिंदुस्तान की ओर कूच करता है मार्च 1398 में। अब तैमूर जब कूच करता है तो उसके साथ 92,000 अश्वारोही होते हैं, घुड़सवार होते हैं, और ये आता है सिंध पार करके खोखरों को पराजित करता है। खोखरों का आपको पहले भी कभी बताया होगा कि जो सियालकोट का क्षेत्र है, सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, इस संपूर्ण क्षेत्र में जो नमक की पहाड़ियों का क्षेत्र बोला जाता है, इसमें खोखर राजपूत या जाट ये सारे लोग थे। ये खोखर जाति डोमिनेंट थी, यही प्रभावशाली थी, यही शासक थी। तो खोखरों का नेता जो होता है जसरत खोखर, वो इसका तैमूर का सामना करता है, अंततः पराजित होता है और पलायन कर जाता है। इस प्रकार से लाहौर पर तैमूर का अधिकार हो जाता है। उसके बाद तैमूर क्या करता है, मुल्तान के लिए रवाना होता है। जब मुल्तान के लिए रवाना होता है तब तक पीर मोहम्मद मुल्तान को फतेह कर चुका होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, जो मैं दक्षिणी पश्चिमी पंजाब बता रहा हूं, अर्थात पाकिस्तानी क्षेत्र का दक्षिणी पश्चिमी पंजाब क्षेत्र, वहां से तैमूर आग और तलवार के साथ में प्रवेश करता है। आग और तलवार के साथ का मतलब है शहरों को जलाता हुआ, गांव को जलाता हुआ, नष्ट करता हुआ, लोगों का कत्लेआम करता हुआ भारत में प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी पंजाब से। और तुलंबा पहला शहर होता है जिसे वो अपना शिकार बनाता है। तुलंगा में कत्लेआम कर दिया जाता है, सबको मार दिया जाता है। उससे पहले मुल्तान में भी सभी लोगों को इसके द्वारा उसके
पौत्र पीर मोहम्मद के द्वारा सबको मार दिया जाता है। फिर इसके बाद ये पाकपट्टन, दीपालपुर, भटनेर, फतेहाबाद और सिरसा, सुनम, कैथल, ये बड़े बड़े जो शहर थे उस समय के, इन सब में तैमूर कत्लेआम करता हुआ, नगरों को ध्वस्त करता हुआ, मंदिरों को ध्वस्त करता हुआ, लोगों को कत्लेआम से पूरी तरह से नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है और पानीपत आदि समस्त महत्वपूर्ण शहर ध्वस्त कर दिए जाते हैं इसके द्वारा। और हजारों रास्ते में पड़ने वाले जो मार्ग में जो गांव पड़ते हैं वो भी खत्म कर दिए जाते हैं, समूल नष्ट कर दिए जाते हैं। तैमूर स्वयं ये सारी बातें स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर 1398 में तैमूर दिल्ली के पास पहुंचता है और दिल्ली के पास पहुंचकर वो जो जहाजनुमा इसका यमुना के किनारे फिरोज तुगलक का एक महल होता है उस पर अपना अधिकार कर लेता है, उसी में अपना निवास कर लेता है। और तैमूर के साथ में इस पूरे पश्चिमी दक्षिणी पंजाब से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्रों को जब लूटता हुआ वो आया है, कहर ढाता हुआ आया है, तो 1 लाख लोग युद्धबंदी के रूप में इसके साथ होते हैं। अब जब ये दिल्ली के पास आ जाता है, जहाजनुमा महल पर अधिकार कर लेता है, उसी समय मल्लू इकबाल और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ये दोनों क्या करते हैं कि तैमूर की सेना के ऊपर एक धावा बोला जाता है और इस धावा बोले जाते समय क्या होता है, ये माना जाता है कि जो ये युद्धबंदी होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे में तैमूर को ये आभास हो जाता है कि जब नासिरुद्दीन महमूद से और मल्लू इकबाल से जब युद्ध होगा, ऐसी स्थिति में ये युद्धबंदी घेरा तोड़कर उसके शिविर को लूट सकते हैं और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का साथ दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, युद्धबंदियों का कत्लेआम का आदेश देता है और सारे युद्धबंदी काट डाले जाते हैं। सारे 1 लाख युद्धबंदी काट कर, ये लोनी की बात है, लोनी क्षेत्र में उसका शिविर होता है, काट कर 1 लाख लोगों का खून यमुना में बहा दिया जाता है, यमुना में डाल दिए जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो उनके सिर थे उनके मीनार बनाए जाते हैं और जो उनके धड़ थे उन्हें चील कौओं और शिकारी जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 लाख लोगों को मार के ये मीनार तैमूर के द्वारा दिल्ली के निकट सिरों से बनाई गई थी, मुंडों से बनाई गई थी। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि तैमूर का और नासिरुद्दीन महमूद और इसके वजीर मल्लू इकबाल का दिल्ली में युद्ध होता है। दिल्ली में युद्ध होता है 17 दिसंबर, कुछ इतिहासकार कुछ किताबें 18 दिसंबर भी लिखती हैं। 17 दिसंबर 1398 में सुल्तान और मल्लू इकबाल दोनों युद्ध करते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, 10,000 घुड़सवार सुल्तान के पास होते हैं, 40,000 की पैदल सेना होती है, 125 हाथी होते हैं जो सुसज्जित होते हैं और इनके साथ में नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल के द्वारा इससे युद्ध किया जाता है तैमूर के साथ में। लेकिन ये लंबे समय तक युद्ध में नहीं टिक पाते हैं, अंततः तैमूर के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया जाता है। और पराजित होने के बाद क्या होता है, सुल्तान गुजरात की ओर भाग जाता है, मल्लू इकबाल बुलंदशहर की ओर पलायन कर जाता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, तैमूर दिल्ली में प्रवेश करता है। दिल्ली के जो अमीर वर्ग होता है, उलेमा वर्ग होता है, ये सब तैमूर से विनती करते हैं और उससे दिल्ली की रक्षा का वचन लेते हैं कि दिल्ली में कोई भी कत्लेआम या लूटपाट न की जाए, आपको संपूर्ण धन प्रदान कर दिया जाएगा। तो तैमूर इस बात पर सहमत हो जाता है। दिल्ली का अपार धन स्वेच्छा से महमूद को प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं होता क्या है, उसी समय जो तैमूर के जो सैनिक होते हैं अपनी बेरोक टोक लूटपाट दिल्ली में जारी रखते हैं। उसी समय दिल्ली की जनता से उनका सशस्त्र प्रतिरोध हो जाता है। माने दिल्ली की जनता में कुछ लोग तैमूर के सिपाहियों से सशस्त्र प्रतिरोध करते हैं और तैमूर के कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। ऐसी स्थिति में आवेश में आकर तैमूर के द्वारा संपूर्ण दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जितने गैर मुस्लिम हैं उनका सबका कत्लेआम कर दिया जाए। तैमूर लिखता है कि दिन और रात
पूरी तरह से जो इनकी तैमूर की सेना थी वो युद्ध के लिए उतर जाती है और निहत्थी दिल्ली की जनता को काटने में, कत्लेआम करने में लग जाती है। पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया जाता है। और तैमूर लिखता है, हिंदुओं ने स्वयं अपने घरों को आग लगा दी और अपने स्त्रियों, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को आग में झोंक दिया और हथियार लेकर तैमूर की सेना से लड़ने के लिए युद्ध में उतर जाते हैं। लेकिन अंततः वो टिक नहीं पाते हैं, पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। दिल्ली में ये निरंतर 5 दिन तक इस तरह का नंगा नाच होता है जिसमें लगातार हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। अब तैमूर ये लिखता है कि उसने हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश दिया, लेकिन जब रात्रि में युद्ध हुए होंगे तो किस तरह से हिंदू और मुसलमान में अंतर किया गया होगा ये तो तैमूर और तैमूर की सेना ही जाने। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में भीभत्स हत्याकांड किया जाता है। 5 दिन तक दिल्ली में आगजनी, निरंतर लूट का यह तांडव चलता रहता है। और दिल्ली में तैमूर लिखता है कि जो उसके सैनिक होते हैं उसने युद्धबंदी के रूप में 50-50, 100-100 लोगों को, जिसमें पुरुष, स्त्रियां और बच्चे शामिल थे, दास के रूप में बंदी बनाया था। ऐसा तो कोई भी नहीं था जिसने कम से कम 20 लोगों को बंदी न बनाया हो। इन बंदियों के साथ में पूरी दिल्ली को ध्वस्त करने के बाद तैमूर फिर लौटने का आदेश देता है और दिल्ली में 15 दिन तक तैमूर रहता है। और लौटते समय यह कहा जाता है कि पूरी दिल्ली को उजाड़ करके, निर्जन करके, ध्वस्त करके तैमूर लौटता है। तैमूर ने लौटते समय फिर तमाम नगरों को और ध्वस्त किया है। हम देखते हैं कि मेरठ, उसने रास्ते में पड़ने वाले हरिद्वार, और हरिद्वार में उसने गंगा तट पर भी तमाम नावों को जल में डुबा दिया है, नदी में डुबा दिया है और तमाम हिंदू सेनाओं को नष्ट किया है। इसके बाद कांगड़ा, जम्मू, इन सब क्षेत्रों में तैमूर ने इन्हें ध्वस्त किया है। मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू ये शहर भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाते हैं। मेरठ का किला था उसे जमींदोज कर दिया जाता है। और जम्मू में जब इसकी सेनाएं प्रवेश करती हैं तो जम्मू के हिंदू शासक को, जम्मू को ध्वस्त करने के बाद उसे इस्लाम में बलात् परिवर्तित किया जाता है, उसे इस्लाम में परिवर्तन के लिए विवश किया जाता है और इस्लाम में परिवर्तन करने के बाद उसे गोमांस खिलाया जाता है। इस तरह से इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर का जो मुस्लिम शासक होता है वो भी तैमूर के प्रति अधीनता घोषित करता है। इसके बाद तैमूर फिर लौटते समय लाहौर पहुंचता है और लाहौर में उसने एक दरबार का आयोजन किया है। उस दरबार में उसने अपने अमीरों को, तमाम चीज़ों को, तमाम जागीरों को बांटता है। इसी समय खिज्र खां, जो भारत में बाद में सैयद वंश का संस्थापक होता है, इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बना दिया जाता है। हालांकि दिल्ली का इसे दायित्व दिया गया था या नहीं दिया गया था, इस मामले में स्थिति अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो तुर्के तैमूरी है उसमें भी तैमूर ने इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि खिज्र खां को उसने दिल्ली का शासक बनाया। किंतु खिज्र खां दिल्ली पर शासन का दावा करता है। वो ये घोषित करता है कि दिल्ली का राज्य उसे तैमूर के द्वारा सौंपा गया है। ये सारी बातें होती हैं। जो तैमूर ने दरबार लगाया है मार्च 1399 में लाहौर में लगाया है। उसके बाद फिर वो सिंधु नदी को पार करके वापस लौटता है। तो हम देखते हैं वापस लौटते समय लाहौर में फिर एक बार खोखरों को वो पराजित करता है। शेखा खोखर इस समय नेता होता है खोखरों का, उसे फिर से पराजित करता है और लाहौर पर भी अधिकार करता है। बाद में ये लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर खिज्र खां को सौंप कर वो वापस अपनी राजधानी समरकंद रवाना होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये तैमूर था ये अत्यधिक रक्त पिपासु व्यक्ति था, जिसने भारत पर जो आक्रमण किया है ये किसी भी आक्रमणकारी द्वारा, भारत में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा एक आक्रमण में इतना अधिक नुकसान, इतना अधिक विध्वंस नहीं किया गया जितना इसके द्वारा किया गया है। दिल्ली की लूट के बारे में यह कहा जाता है कि दिल्ली की जब जनता को लूटा गया है तो दिल्ली की जनता से लूट से इतना अधिक धन प्राप्त हुआ था कि अभी तक का धन उसका बेमानी रह गया। और इसकी लूट की भयावहता, आक्रमण की भयावहता के बारे में इतिहास में लिखा मिलता है, उल्लेख मिलता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों की भयावहता भी इसके सामने, इसके आक्रमण के
समक्ष धूमिल हो गई। इसका आक्रमण इतना बीभत्स था, भारतीय इतिहास में किसी एक आक्रमण ने भारत को इतना अत्यधिक नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा आक्रमण कोई भी दृष्टिगत नहीं होता है। ये माना जाता है जो यहाँ से स्त्रियां और बच्चे जो बंदी बनाए गए थे, स्त्रियां कमर से लेकर नीचे तक स्वर्ण से लदी हुई थी, मतलब सोने के जेवरातों से लदी हुई थी। उनके जेवरात का वजन अत्यधिक था। और हम देखते हैं जब ये तैमूर लौटता है तो जो पुरुष बंदी थे उन्हीं के ऊपर अपनी लूट का माल पशुओं की भांति लादा गया और उन्हें उन्हीं से ढो के सामान समरकंद तक ले जाया गया। साथ में उसके द्वारा जो तमाम बंदी बनाए जाते हैं, ऐसे लोग सब यहाँ से समरकंद ले जाए जाते हैं। तमाम यहाँ से शिल्पी, कारीगर, राजमिस्त्री, ऐसे लोगों को भी समरकंद ले जाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जब तैमूर चला जाता है भारत से, तो भारत में एक बहुत बीभत्स स्थिति छोड़कर जाता है। जले हुए नगर, जले हुए गांव और कत्लेआम किए हुए सब जो महीनों तक सड़ते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, देखिए तैमूर ने केवल दिल्ली के धन को ही नहीं लूटा, जब वास्तव में देखा जाए कि पंजाब से लेकर दिल्ली और हरिद्वार, मेरठ तक के संपूर्ण नगरों को लूटने के साथ साथ उसने जो ध्वस्त किया, ये भारत के सही मायने में भारत के मान, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान को भी उसने ध्वस्त किया। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मनोबल को भी निरंतर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये सारी चीजों से भारत का अत्यधिक नुकसान हुआ। सही मायने में इससे ये संदेश जाता है कि भारत की जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, तब तब ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया है ऐसी परिस्थितियों ने। तो हम देखते हैं कि इस तरह से तैमूर के आक्रमणों ने भारत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। अगर हम राजनीतिक रूप से कहें तो राजनीतिक रूप से सही मायने में पतन होते तुगलक वंश का पूरी तरह से कुठाराघात होता है। हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद की अकर्मण्यता के बाद भी दिल्ली की जनता ने उसे अपना सुल्तान स्वीकार किया। यह सही मायने में एक बहुत बड़ी भूल थी। दिल्ली की जनता की इतनी अधिक उदासीनता, अपने राजस्व को देने के बाद भी इस उदासीनता की कीमत दिल्ली की जनता को अपने रक्त से चुकानी पड़ी, अपना रक्त देकर चुकानी पड़ी। तो हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद अंतिम सुल्तान सिद्ध होता है, तुगलक वंश का पतन होता है। कैसी विडंबना है, जिस तुर्कों की दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयासों से, इल्तुतमिश के प्रयासों से की गई थी, उसी तुर्की सत्ता का अंत एक तुर्क आक्रमणकारी तैमूर के द्वारा ही किया गया। ये अंतिम तुर्क सुल्तान इसे हम कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद के, क्योंकि इसके बाद वे सैयद और लोदी आते हैं। सैयद भी तुर्क नहीं थे, लोदी अफगान थे, तो इसे हम अंतिम तुर्क सुल्तान भी कह सकते हैं। इस तरह से तुगलक वंश पर इसका कुठाराघात होता है। भारत में नवीन राज्यों के उदय को और अधिक प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो भारत को अत्यधिक क्षति पहुंची। भारत से जिस तरह से तमाम लोगों को ले जाया गया, जनबल की हानि हुई, लाखों लाख लोगों को मार दिया गया, इस तरह से भारत को अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुंची। फसलों को, गांव को, शहरों को जलाया गया। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक रूप से भी भारत में एक निराशा का भाव जागृत होता है। हम देखते हैं इतने बीभत्स आक्रमण के बाद किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र का उभरना बहुत मुश्किल होता है और भारत को भी इससे उभरने में अवश्य ही समय लगा। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से हम देखते हैं तो भारत की संस्कृति को सही मायने में पददलित किया गया। ये भारत की संस्कृति का भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। इस तरह की ये सारी बातें हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण के राज्य इस तैमूर के आक्रमण से अछूते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं पंजाब से लेके दिल्ली तक का संपूर्ण क्षेत्र तैमूर की तपिश को सहन करने के लिए विवश हुआ। और हम इसके दूरगामी अगर परिणामों की बात करें तो हम देखते हैं कि तैमूर के बाद में
वंशज हम कह सकते हैं बाबर, जो मुगलों के रूप में भारत में आते हैं, बाबर ने भी भारत पर अपना दावा या लाहौर पर अपना दावा या दिल्ली तक अपना जो दावा किया है वो तैमूर का वंशज होने के कारण ही किया है। बाबर स्वयं को तैमूर का वंशज होने में गौरवान्वित महसूस करता था। भारत के लोगों के लिए तैमूर नाम का उच्चारण ही किस तरह के भाव उत्पन्न करता है ये आप सबके सामने स्पष्ट है कि किस तरह का उसने नुकसान किया है। तैमूर इतना अधिक रक्त पिपासु था, भारत ही नहीं भारत में उसने इस्लाम का नारा या जिहाद का नारा इसलिए दिया जिससे उसके जो सेनापति थे उनमें अधिक उत्साह, अधिक उमंग, अधिक जोश आ सके और भारत के अकूत धन का लालच भी उनके अंदर भरा गया, जिससे वो लालच में और इस्लाम के धर्म योद्धा के रूप में भारत में आगे बढ़ सकें। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामी क्षेत्रों में भी, चाहे वो मध्य एशिया रहा हो, अफगानिस्तान, फारस या मेसोपोटामिया क्षेत्र में, उसने इस्लामी लोगों को भी, इस्लाम के अनुयायियों को भी पूरी निर्ममता के साथ में लूटा और उनका दमन किया है। उसने किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। भारत को अगर हम छोड़ भी दें तो जो भारत के अलावा जिन क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त की है वो पहले से ही इस्लामिक क्षेत्र थे, तो वहां पर जो उसके द्वारा दमन और क्रूरता प्रदर्शित की गई है तो स्वाभाविक है उसकी इस तपिश का नुकसान इस्लाम के अनुयायियों को ही हुआ होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम देखते हैं कि तैमूर ने भारत में राजनीतिक उद्देश्यों, अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए जिहाद का नारा लगाया और भारत के को विधर्मियों से मुक्त करने या विधर्मियों का नाश करने की बात अपने आत्मकथा में घोषित की है। हम देखते हैं कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद किस तरह से ये उत्तराधिकारी समाप्त हो जाते हैं फिरोज तुगलक के। और फिरोज तुगलक के वंश का पतन, तुगलक वंश के पतन के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो उसमें अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं उत्तरदायित्व तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी है, फिरोज तुगलक का भी है, इसके अलावा उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों का भी है और तैमूर लंग का आक्रमण भी उस पर एक कुठाराघात की तरह टूटा है। तो ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिन्होंने तुगलक वंश के पतन में अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।